जय सिया राम। चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ फूड, शुगर या फिर जैसे ग्लूकोज हम लोग कहते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल पिगमेंट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O विथ सब्सिक्वेंट रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ओल्ड रिएक्शन था पहले का जो 6CO2 प्लस 6H2O HMU और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में C6H12O6 बना प्लस 6O2। बट न्यू रिएक्शन जो आया 6CO2 प्लस 12H2O, इस बार रिएक्टेंट में 12H2 ले रहे हैं एंड HMU क्लोरोफिल की प्रेजेंस में C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2 बना और प्रोडक्ट में जो H2O आया और रिएक्टेंट में जो H2O है, इन दोनों का सोर्स अलग अलग है। ठीक है, डेट्स वाई हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते कि 6H2O से कैंसिल आउट कर दें, नो। ओके, अब देखते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। एनाबॉलिज्म विद रिस्पेक्ट टू ग्लूकोज, एनाबॉलिज्म विद रिस्पेक्ट टू ग्लूकोज, हाँ, क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, डेट्स वाई एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब होता है ब्रेक डाउन, एनाबॉलिज्म मतलब सिंथेसिस, ग्लूकोज को यहाँ बनाया जा रहा है। ओके, ये रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे। एनर्जी कंज्यूमिंग एंटरगोनिक प्रोसेस है। ओके, रिडॉक्स रिएक्शन होता है। ठीक है, अर्ली एक्सपेरिमेंट, सबसे पहले मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट यूज्ड KOH टू प्रूव इम्पोर्टेंस ऑफ CO2, यूज्ड KOH टू प्रूव इम्पोर्टेंस ऑफ CO2। स्टार्च टेस्ट किया गया, आउटसाइड बॉटल जो था वो पॉजिटिव टेस्ट आया और जो इनसाइड बॉटल है उसका नेगेटिव टेस्ट आया। हाँ, क्योंकि आउटसाइड जो है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट था और इनसाइड में जो है कार्बन डाइऑक्साइड एब्सेंट था, तो यहाँ पे स्टार्च का सिंथेसिस नहीं हो पाया, डेट्स वाई टेस्ट नेगेटिव आया। ओके, अब सेकेंड है प्रिस्टे बेल्जार एक्सपेरिमेंट। प्रिस्टले बेल्जार एक्सपेरिमेंट, प्लांट्स restore to the air whatever breathing animals and burning candle remove। जो भी बर्निंग कैंडल और ब्रीदिंग एनिमल्स रिमूव कर रहे हैं, प्लांट उस एयर को क्या कर रहा है, रिस्टोर कर रहा। प्लांट रिस्टोर टू द क्वालिटी ऑफ एयर वॉट एवर ब्रीदिंग एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल्स रिमूव। ओके, प्रिस्ले डिस्कवर ऑक्सीजन एज एलिमेंट एंड नॉट इन फोटोसिंथेसिस। ये नहीं बताया कि फोटोसिंथेसिस होते टाइम ऑक्सीजन रिलीज होता, बस ये बताएं कि रिस्टोर कर रहा। ओके, इंजन हॉर्स एक्सपेरिमेंट, लाइट इज इम्पॉर्टेंट, वर्कड ऑन हाइड्रीला प्लांट, एक्वेटिक प्लांट, टोल्ड ग्रीन पार्ट्स रिलीज ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। इंजन हॉर्स सर क्या बताए थे लर्न करने का ट्रिक, सन को पकड़ के एक रूम में बंद कर दे, तो ये हाउस में आ गया इंजन हॉर्स। ये किस चीज़ के बारे में बताया, लाइट के बारे में, लाइट इज इम्पॉर्टेंट। वर्कड ऑन हाइड्रीला प्लांट, ये एक्वेटिक प्लांट है। टोल्ड्स डैट ग्रीन पार्ट्स रिलीज ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ग्रीन पार्ट्स रिलीज ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये हाइड्रीला प्लांट पे वर्क किए थे। ओके, डिस्टले ऑक्सीजन वो बस रिस्टोर करता है, ये बताए थे, ये नहीं बताए थे कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के टाइम ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, ये नहीं बताए थे, बस क्वालिटी ऑफ एयर मेंटेन कर रहा। ठीक है, ये ऑक्सीजन हो गया। प्रिस्टले C6H12O6, ये जो शुगर का सिंथेसिस होता है ये वॉनसैक बताए थे। अब आता है जूलियस वॉनसैक एक्सपेरिमेंट, वर्कड ऑन वेरिजेटेड लीफ। कंक्लूजन क्या दिए, ग्रीन पार्ट्स आर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज एंड स्टार्च, ग्रीन पार्ट्स आर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज एंड स्टार्च, ग्रीन पार्ट्स आर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज एंड स्टार्च। जूलियस वॉनसैक, शुगर बन रहा है तो वॉनसैक, शुगर के बारे में बताएं वॉनसैक, ग्रीन पार्ट्स आर द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज एंड स्टार्च। ओके, अब आता है इंगलमैन प्रिज्म एक्सपेरिमेंट, ये पहले लाइट को प्रिज्म से पास किए जिसमें से 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, जिसे हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन PAR। जब ये प्रिज्म से पास किया गया देन यहाँ पे विबग्योर आया, और फिर ये क्लैडोफोरा है, जब क्लैडोफोरा को लिया गया एक टेस्ट ट्यूब में और जब यहाँ पे लाइट पड़ा विजिबल, जो कि विजिबल रेंज में आता विबग्योर, देन देखा गया यहाँ पे बहुत सारा बबल्स दिख रहा था और बबल्स तो स्टेबल नहीं रहा था, तो इससे यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया डाला गया। एरोबिक बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है, तो जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज़ हो रहा वहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया ज़्यादा है, तो
तो फिर ब्लू और रेड रीजन में ये ज़्यादा था एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया मतलब ये ऑक्सीजन यूटिलाइज कर रहा है। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मेजर्ड बाय ऑक्सीजन इवोल्यूशन, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मेजर्ड बाय ऑक्सीजन इवोल्यूशन, ये वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ, इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाया गया। एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ लिया गया लैम्डा नैनोमीटर में, ओके। देन 400 to 700 नैनोमीटर, ये ब्लू और रेड ये दो रीजन में, ओके। इसे कहते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और इधर वेवलेंथ, इन दोनों के बीच में जो ये ग्राफ बना इसे कहते हैं एक्सन स्पेक्ट्रम का ग्राफ है ये, एक्सन स्पेक्ट्रम, ग्राफ ऑफ एक्सन स्पेक्ट्रम। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मेजर्ड बाय ऑक्सीजन इवोल्यूशन, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और इधर हो गया वेवलेंथ नैनोमीटर में। ग्राफ एक्सन स्पेक्ट्रम, ये ग्राफ हो गया एक्सन स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और वेवलेंथ के बीच में बना। अब उसके बाद 6th एक्सपेरिमेंट इसमें है कॉर्नेलियस वॉन नील एक्सपेरिमेंट। इसको लर्न करने का ट्रिक, नील पानी नीला होता है, H2O के बारे में ये बताए थे, पानी नीला होता है तो वॉन नील, Cornelius von Nil experiment. He worked on purple and green sulfur bacteria. Green sulfur photosynthetic bacteria. Observation 6 CO2 plus 12 H2S लिए ये, okay. And then H mu light और chlorophyll pigment के presence में इससे ये बना C6H12O6 plus 6H2O plus 12S निकला। C6H12O6 ग्लूकोज बन चुका है, ठीक है, प्लस 6H2O प्लस 12S। तो ये जितना सल्फर था ये कहाँ से आया था, H2S से आया। तो हाइपोथेसिस ये दिए ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम H2O एंड नॉट CO2। तो ऑक्सीजन ये जो रिलीज हो रहा है ये पानी से आ रहा, H2O comes from oxygen comes from water and not CO2 plus 2H2A, so ये क्या बन रहा, CH2O whole n plus H2O plus 2A, CH2O whole n plus H2O plus 2A। मतलब जितना भी ये ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है यहाँ पे बात करें, या फिर यहाँ पे जब सल्फर लिए थे H2S लिए थे तो ये सल्फर रिलीज हो रहा था, जब H2A लेके देखे तो यहाँ से A रिलीज हो रहा। तो ये जितना रिलीज हो रहा है ये H2O से ऑक्सीजन रिलीज हो रहा, H2S से ये सारा सल्फर अलग हो जा रहा। तो मतलब तो ये हाइपोथेसिस थी ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम H2O नॉट CO2। CO इसका जो ऑक्सीजन है ये सारा तो CH2O होल एन ग्लूकोज प्लस वाटर बनने में काम आ जाता, यस, ओके। तो फिर ये जो H2O था वॉन नील एक्सपेरिमेंट, ये नीला पानी से क्या दिए थे, जितना भी ऑक्सीजन रिलीज होता है ये सब वाटर से आता, ओके। अब उसके बाद आता रूबेन कामेन हसिद एट ऑल मतलब एंड अदर्स prove Nil's hypothesis using heavy isotopes of oxygen O18, C डबल बॉन्डो यहाँ पे ऑक्सीजन 16 यूज़ किया गया, ओके। फिर प्लस H2O, यहाँ पे वाटर में जो है ऑक्सीजन 18 लिया गया, ठीक है। जब कार्बन डाइऑक्साइड का C डबल बॉन्डो और वाटर का H लिया गया, देन इससे CH2O होल N बना जो कि आगे चल के ग्लूकोज बनता है, ओके। प्लस N मॉलिक्यूल ऑफ H2O, ये ऑक्सीजन है CO2 का, और फिर H जो है ये पानी का H है तो फिर H2O बन गया ये, प्लस N मॉलिक्यूल ऑफ O2 रिलीज जो हुआ ये कहाँ से आया, पानी से आया। बस उसी एक्सपेरिमेंट को ये प्रूव किए थे, ओके। तो CO2 को मोल्स बताए हैं, इंपॉर्टेंस CO2 का। फिर H2O ऑक्सीजन जितना भी रिलीज हो रहा है वो H2O से आ रहा है, ये वॉन नील बताए, ओके। फिर ये सनलाइट के बारे में जो इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट दिए थे, इंजन हॉर्स, सन को लाइट बॉक्स में बंद कर दो हाउस में तो इंजन हॉर्स हो गया, ठीक है। ये हाइड्रोला प्लांट लिए थे, और यहाँ पे ग्रीन पार्ट्स रिलीज ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये बताइए, ठीक है। फिर उसके बाद C6H12O6, ये शुगर जो है शुगर वॉन सैक बताए थे, ये शुगर के बारे में क्या बताए थे, ग्रीन पार्ट्स में सिंथेसिस होता ग्लूकोज का, ठीक है। एंड O2 के बारे में प्रिस्टले क्या बताया, प्लांट रिस्टोर द क्वालिटी ऑफ एयर, ओके।
अब देखते हैं वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, व्हेन डू यू थिंक the chloroplast would be aligned with their flat surface parallel to the wall, or when would you think be perpendicular to the incident light? जब प्रॉपर डे है नून के टाइम में, आफ्टरनून के टाइम में, नून के टाइम में ये परपेंडिकुलर होगा और फिर पैरेलल कब होगा, ये मेसोफिल में ये क्लोरोफिल पैरेलल कब होगा, अर्ली मॉर्निंग और फिर लेट इवनिंग के टाइम। ओके अब देखते हैं फोटोसिंथेसिस लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को कहते हैं फोटोकेमिकल फेज, लाइट रिएक्शन को कहते हैं फोटोकेमिकल फेज। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन और ग्रेना लेमुला और स्ट्रोमा लेमुले, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन और ग्रेना लेमुला और स्ट्रोमा लेमुला लाइट रिएक्शन में आता है, ठीक है। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन और ग्रेना लेमुला जो है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन यहाँ पे होता है, ठीक है। और स्ट्रोमा में क्या होता है, स्ट्रोमा लेमुले में यहाँ पे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। ओके एटीपी लाइट रिएक्शन में एटीपी जनरेट होता है, NADPH जनरेट होता है, जिसे कह सकते हैं NADPH2 और NADPH+H+। ओके ऑक्सीजन रिलीज होता, इतना कुछ बनता है यहाँ पे। डायरेक्ट लाइट डिपेंडेंट है ये, यस। अब देखते हैं डार्क रिएक्शन जिसे कैल्विन साइकिल भी कहते हैं, ये बायोसिंथेटिक फेज है, ये स्ट्रोमा में होता। सिंथेसिस ऑफ शुगर यूज ATP एंड NADPH2। सिंथेसिस ऑफ शुगर हो रहा, सिंथेसिस ऑफ शुगर यूज ATP एंड NADPH2 ये यूज़ कर रहा, यस। ये डार्क में होता है, ये बस मिसनोमर है। इनडायरेक्टली लाइट डिपेंडेंट है, प्रोडक्ट ऑफ लाइट के प्रोडक्ट में डिपेंड करता है, यस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस? Photosynthetic pigments discovered or separated by paper chromatography, fat soluble, found in thylakoid membrane, ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है ये फैट सॉल्युबल है, फाउंड इन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, ओके यस। ये जो पिगमेंट है कहाँ प्रेजेंट होता, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में। हाँ अब देखते हैं, ये एक लीफ है, लीफ को क्रश किया और यहाँ से ग्रीन एक्सट्रैक्ट किए एंड देन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एक पेपर क्रोमेटोग्राफी की तरफ से जब देखें तो ये धीरे धीरे ऊपर जाते हुए कलर सेपरेट करके दिखाता है, ओके। हाँ एंथोसाइनिन क्या है, नॉन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ये वाटर सॉल्युबल है और ये वैक्यूल में प्रेजेंट होता है, ओके। अब देखते हैं टाइप्स, क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए का कलर है ब्राइट ब्लू टू ब्लू ग्रीन, ओके ब्राइट ब्लू टू ब्लू ग्रीन। क्लोरोफिल ए का कलर है, क्लोरोफिल बी हो गया येलो, ग्रीनिश येलो, लाइट ब्लू टू ब्लू ग्रीन, ये क्लोरोफिल ए हो गया। क्लोरोफिल बी ग्रीनिश येलो, ओके। अब कैरोटिनॉइड में देखते हैं, कैरोटिनॉइड में आता है ज़ैंथोफिल और बीटा कैरोटीन। ज़ैंथोफिल ये येलो कलर का है, और फिर बीटा कैरोटीन ये येलो ऑरेंज है, बीटा कैरोटीन ये येलो ऑरेंज है, बीटा कैरोटीन, ओके। अब देखते हैं क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए प्लस ग्लाइसिन प्लस Fe प्लस Mg। ग्लाइसिन ये सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है, यस। बायोसिंथेसिस क्लोरोफिल किस किस चीज़ों से बन रहा, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए प्लस ग्लाइसिन प्लस Fe प्लस Mg, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए प्लस ग्लाइसिन प्लस Fe प्लस Mg, ओके। अब देखते हैं टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर है, इसका बीच में Mg ट्रैप है और चारों बगल ये हेड हो गया एंड द नीचे टेल है, ओके। ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है, Fe Mg दोनों चीज़ पाया जाता है, ग्लाइसिन और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए ये भी प्रेजेंट होता है, ओके। अब देखते हैं क्लोरोफिल ए चीफ पिगमेंट है, ब्लू ग्रीन अलगी में ये प्रेजेंट होता है, डाई एटम्स, डाइनोफ्लाजिलेट, यूक्लिनॉइड, अलगी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियोस्पर्म। क्लोरोफिल बी ज़ैंथोफिल, बीटा कैरोटीन, क्लोरोफिल बी ज़ैंथोफिल, बीटा कैरोटीन, एसेसरी पिगमेंट और एंटीना मॉलिक्यूल और सेल्ड पिगमेंट्स। क्लोरोफिल बी ज़ैंथोफिल, बीटा कैरोटीन,
क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और बीटा कैरोटीन, ये सब क्या है? एसेसरी पिगमेंट और एंटीना मॉलिक्यूल्स जिसे कहते हैं सिल्ड पिगमेंट। ये क्या करता? प्रिवेंट फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल ए, प्रिवेंट फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल ए, transfer absorb energy to reaction center, transfer absorb energy to reaction center, enhance action spectrum of photosynthesis, enhance action spectrum of photosynthesis, enhance action spectrum of photosynthesis। फोटो ऑक्सीडेशन क्या होता है? डैमेज थ्रू एक्सेसिव लाइट फॉल। ओके, अब देखते हैं ग्राफ। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट, ये हो गया वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे है लैम्डा, ये नैनोमीटर में है। ओके, देखते हैं कहाँ कहाँ एब्जॉर्प्शन होता है। सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल पिगमेंट जो है सबसे ज़्यादा ब्लू और रेड रीजन में, ठीक है। क्लोरोफिल ए जो है ब्लू रीजन में ये कम करता है, बी के कंपैरिजन में ए का कम एब्जॉर्प्शन होता, बट रेड लाइट में क्लोरोफिल ए ज़्यादा एब्जॉर्ब करता इन कंपैरिजन टू बी। बी का सबसे ज़्यादा है ब्लू में बी सबसे ज़्यादा लाइट का एब्जॉर्प्शन करता और फिर रेड में ये ए से कम करता, ठीक है। फिर कैरोटीनॉइड ये आ गया, ये दोनों से इसका ग्राफ कम है और 2 पीक है, इसमें ब्लू ग्रीन तक आ जाता है ये, ठीक है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है ये, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट। ओके, ब्लू और रेड दोनों रीजन में हो रहा, ए कम है ब्लू में बी से, बट बी से ज़्यादा है रेड में ए। ओके, अब देखते हैं लाइट एब्जॉर्ब्ड, और ये जो है एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ क्लोरोफिल ए और फिर एक्शन स्पेक्ट्रम, ये दोनों सुपर इम्पोज करता है, ऐसा लगता है क्लोरोफिल ए के साथ सुपर इम्पोज करता एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम क्या? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो बताता। Blue and red light are effective for transpiration, constituting its action spectrum. Photosystem, group of pigments and proteins. Photosystem किसे कहते हैं? Group of pigments and proteins. ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स एंड प्रोटीन्स। फोटोसिस्टम, इसमें 2 पार्ट आता है, एक हो गया रिएक्शन सेंटर जो कि क्लोरोफिल ए है सिंगल मॉलिक्यूल। फोटोसिस्टम ग्रुप ऑफ पिगमेंट एंड प्रोटीन, ठीक है। फोटोसिस्टम 2 पार्ट है, एक हो गया रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए सिंगल मॉलिक्यूल, फिर दूसरा है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स LHC, लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट LHP, लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट LHP एंटीना, और ये सेकेंड हो गया इसका प्रोटीन। ओके, रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए सिंगल मॉलिक्यूल, रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए सिंगल मॉलिक्यूल, रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए सिंगल मॉलिक्यूल है। ओके, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स LHC, ये 2 पार्ट में आगे चल के मिलता, एक हो गया लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट LHP एंटीना, और सेकेंड प्रोटीन, एक हो गया रिएक्शन सेंटर क्या? क्लोरोफिल ए सिंगल मॉलिक्यूल है, ठीक है। फिर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स LHC, यहाँ पे लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट है और दूसरा प्रोटीन हो गया लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट LHP एंटीना, लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट LHP एंटीना, और दूसरा ही हो गया प्रोटीन लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट LHP, जिसे एंटीना कहते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट, ठीक है, और प्रोटीन। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में 2 चीज़ आ गई, एक लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट जिसे एंटीना कहते हैं और दूसरा प्रोटीन। ओके, देयर आर टू फोटोसिस्टम नेम्ड इन ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी एंड नॉट इन ऑर्डर ऑफ फंक्शन। ओके, ये रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल ए, यहाँ पे हो गया रिएक्शन सेंटर, और ये चारों बगल जो है ये LHP है, लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट, लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट ये प्रेजेंट है जिसे एंटीना कह रहे हैं, और ये बीच में प्रोटीन्स प्रेजेंट है। ओके, कलेक्टिवली इन दोनों को मिला के कहते हैं LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, और ये बीच में एक है वहाँ पे रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए हो गया रिएक्शन सेंटर। ओके, 2 photosystem PS1 PS2, PS1 has chlorophyll A reaction center, maximum absorption 700 nanometer, लैम्डा इसका ज़्यादा है, एनर्जी कम है,
यस, क्लोरोफिल ए PS1 इक्वल्स टू P700 भी से लिखते हैं, P700 लिखते हैं। और फिर PS2 जो है हैज़ क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर, हैज़ क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर विथ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ 680 नैनोमीटर। PS2 has a chlorophyll A reaction center with maximum absorption of 680 नैनोमीटर। PS2 के पास 680 नैनोमीटर का ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करता है, 680 नैनोमीटर। ओके, यहाँ पे लैम्डा कम है तो इसकी एनर्जी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू PS1। यस, क्लोरोफिल ए PS2 इक्वल्स टू P680 से भी से डिनोट करते हैं, P680। 700 वाला जो है वो PS1 है, क्लोरोफिल ए PS1 P700 है, ठीक है। क्लोरोफिल ए PS2 ये क्या है, P680। P700 लाइट सबसे पहले एंटीना मॉलिक्यूल सब पे पड़ रहा और फिर ये कहाँ पहुँचा, P700 पे। फिर P700 यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट ओनली फ्रॉम रिएक्शन सेंटर। तो ये बस सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन सेंटर से ही इलेक्ट्रॉन का लॉस होता। P700 से इलेक्ट्रॉन निकला, अब ये कहाँ गया, आयरन सल्फर प्रोटीन के पास, FeS के पास पहुँचा इलेक्ट्रॉन, FeS के पास पहुँचा इलेक्ट्रॉन। आयरन सल्फर प्रोटीन ये क्या है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है यहाँ पे 700 के लिए P700 हो गया PS1 और PS2 हो गया P680, ठीक है। तो P700 वाला जो है PS1 इसका है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, आयरन सल्फर प्रोटीन FeS। ओके, ये 700 नैनोमीटर का लाइट लेता, जो कि फार रेड या फिर रेड कह लो, जो कह लो, फार रेड मेनली, ठीक है। और अब 680 नैनोमीटर का लाइट, रेड लाइट ये पड़ता PS2 पता नहीं, पहले एंटीना मॉलिक्यूल्स पे पहुंचा, फिर एंटीना मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ट्रांसफ़र कहाँ तक किया, P680 के पास किया। देन इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हुआ और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट होता है फियोफाइटिन P680 PS2 के केस में जो यहाँ पे P680 है, यहाँ से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है फियोफाइटिन। ओके, और P700 में था FeS। ओके, वो PS1 था, ये PS2 है P680 वाला। अब देखते हैं लाइट रिएक्शन, फोटोकेमिकल फेज इवेंट और इधर रिक्वायरमेंट, इवेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी एंड एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी एंड एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिक्वायरमेंट क्या है, PS2 एंड PS1 प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फियोफाइटिन फॉर PS2 एंड FeS फॉर PS1, फियोफाइटिन फॉर PS2 and FeS फॉर PS1 प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। यस, PS1 PS2, तो यहाँ पे फियोफाइटिन फॉर PS2 एंड FeS फॉर PS1। ओके, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी एंड एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, सेकेंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी से कहते हैं, ETC या फिर ETS। ओके, इलेक्ट्रॉन कैरियर यहाँ पे क्या है, प्लास्टोक्विनॉन PQ, इलेक्ट्रॉन एंड H+ एक्सेप्टर, प्लास्टोक्विनॉन PQ, इलेक्ट्रॉन एंड H+ एक्सेप्टर गेट्स रिड्यूस्ड टू PQS2 प्लास्टोक्विनॉन PQ, इलेक्ट्रॉन एंड H+ एक्सेप्टर, प्लास्टोक्विनॉन, इलेक्ट्रॉन एंड H+ एक्सेप्टर, PQ क्या है, प्लास्टोक्विनॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन एंड H+ एक्सेप्टर गेट रिड्यूस्ड टू PQS2 प्लास्टोक्विनॉन, ठीक है। ये इंट्रिंसिक है और मोबाइल है। ओके, फिर आता साइटोक्रोम B6F, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हेल्प्स इन पंपिंग ऑफ प्रोटॉन। ओके, फिर आता PC प्लास्टोसाइनिन कॉपर कंटेनिंग ब्लू ग्रीन प्रोटीन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ओनली, copper containing blue green protein, copper containing blue green protein, plastocyanin PC, copper containing blue green protein, electron acceptor extrinsic है ये, inner surface of thylakoid membrane, ये प्लास्टोसाइनिन जो है, प्लास्टोसाइनिन ये है कॉपर कंटेनिंग ब्लू ग्रीन पिगमेंट। ओके, एक्सट्रिंसिक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ओनली,
एक्सट्रिंसिक है ये इनर सरफेस ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, इनर सरफेस ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। मोबाइल ये मूवेबल है, मूव टुवर्ड्स PS1, मूव टुवर्ड्स PS1। FES आयरन सल्फर प्रोटीन, FES आयरन सल्फर प्रोटीन एक्सट्रिंसिक आयरन सल्फर प्रोटीन FES एक्सट्रिंसिक है ये। आउटर सरफेस ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, फिर FD फेराडॉक्सिन ये भी एक्सट्रिंसिक है आउटर सरफेस ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। FNR FD NADPH रिडक्टेज, फेराडॉक्सिन NADP रिडक्टेज ये भी एक्सट्रिंसिक है आउटर सरफेस ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। ओके, ऑक्सीजन लिबरेशन ये वाटर स्प्लिटिंग, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जो होता, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स H2O स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स MnClCa की प्रेजेंस में ये होता MnClCa। physically bound to PS2 at inner surface of thylakoid membrane, physically bound to PS2 at inner surface of thylakoid membrane, physically bound to PS2 at inner surface of thylakoid membrane। okay, उसके बाद आता NADPH synthesis, NADPH2 और NADPH+ H+ भी से कहते हैं, ठीक है। FNR एंजाइम प्रेजेंट होता है इसके लिए, NADP+ एंड प्रोटॉन लेता, और ये क्या है NADP+ टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करता, प्रोटॉन लेता और ये रिड्यूस हो जाता NADPH में। ओके, NADP+ फुल फॉर्म क्या है इसका, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ओके, फॉस्फोराइलेशन ATP सिंथेसिस, करता है ये, फॉस्फोराइलेशन ATP सिंथेसिस करता है ये, फॉस्फोराइलेशन ATP सिंथेसिस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन फ्लो, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक। फॉस्फोराइलेशन मतलब हो गया ATP सिंथेसिस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो दो तरह से यहाँ होता है, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, यहाँ पे थैलाकॉइड मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है, ATP NADPH2 और O2 इस तीनों का प्रोडक्शन होता है, PS1 एंड PS2 दोनों इन्वॉल्व है। व्हेन रेड लाइट इज अवेलेबल और 680 नैनोमीटर या फिर ये कह लो लेस देन 680 नैनोमीटर है तो उस टाइम ये काम करेगा। ओके, और फिर साइक्लिक वाला जब है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन स्ट्रोमा लेमिले यहाँ पे वर्क करता, ओनली ATP प्रोडक्शन, ओनली PS1 when only far red light is available और 700 और more than 680 नैनोमीटर है तो फिर साइक्लिक वाला, और फिर नॉन साइक्लिक वाला जब लेस देन 680 नैनोमीटर है तो। ओके, अब देखते हैं केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस बाय P मिचेल। मेम्ब्रेन, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है, एक प्रोटॉन पंप होना चाहिए तो यहाँ पे यूबिक्विनोन और साइटोक्रोम मिलके ये काम कर रहा। प्रोटॉन ग्रेडियंट होना चाहिए, ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे CF0 CF1 है, C रिप्रेजेंट कर रहा क्लोरोप्लास्ट को। ओके, ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होना चाहिए, CF0 CF1 यहाँ पे ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स, यस। CF0 और CF1 देखते हैं। CF0 क्या हो गया, प्रोटॉन टनल, CF0 प्रोटॉन टनल, intrinsic and transmembrane facilitated diffusion of H+ from lumen to stroma, channel protein, ठीक है। CF1 ये ATP सिंथेज है, ATP प्लस IP से मिलके बना ATP। रोटेटरी प्रोटीन, ये रोटेटरी प्रोटीन है, रोटेट करता और फिर ATP प्लस IP से ये ATP बनाता। ओके, आउटर सरफेस ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे ये प्रेजेंट है, आउटर सरफेस ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। फोटोफॉस्फोराइलेशन NADP+, फोटोफॉस्फोराइलेशन, जहाँ पे फोटोफॉस्फोराइलेशन है तो वहाँ पे NADP+ है, फोटो तो एक भी आ गया, बट जहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो तो वहाँ पे सिर्फ NAD+ है, तो यहाँ पे फोटोफॉस्फोराइलेशन तो एक भी आ गया, यहाँ पे लर्न करने का ट्रिक है, ठीक है। अभी देखते हैं ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन हो गया। सबसे पहले ये क्लोरोफिल का
देखते हैं स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ये हो गया थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, इसके अंदर ल्यूमेन है, एम्प्टी स्पेस। फिर इस पूरे ग्रुप को कहेंगे ग्रेनम, प्लूरल में इसे ग्रेना कहते हैं, ठीक है। ये बीच में हो गया स्ट्रोमा लैमेली। फिर यहाँ पे स्ट्रोमा प्रेजेंट है, ठीक है। ये एक थैलेकॉइड को मैग्नीफाई करके देखें तो यहाँ पे ये ल्यूमेन दिखा, ल्यूमेन ये हो गया थैलेकॉइड, ये ल्यूमेन हो गया। फिर आगे जब बढ़े तो फिर यहाँ पे स्ट्रोमा लैमेला मिलता है, स्ट्रोमा लैमेली। ओके, अब देखते हैं, ये हो गया थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। यहाँ पे PS2 प्रेजेंट है। सबसे पहले 680 नैनोमीटर का लाइट आया, हाँ क्योंकि PS2 पे पड़ा, 680 नैनोमीटर का लाइट आया, PS2 पे पड़ा, एंड इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हुआ, गया कहाँ, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो कि फियोफाइटिन है उसके पास इलेक्ट्रॉन गया। फिर सेकेंड टाइम में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन तो इजेक्ट हो गया, तो सेकेंड PS2 के पास जो है फिजिकली बाउंडेड होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता, जो कि MnClCl के प्रेजेंस में H2O को ब्रेक डाउन करता है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होता, +2H++1 नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज हुआ, ठीक है। तो यहाँ H+ बढ़ रहा है ल्यूमेन में, इस वजह से H+ की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही, ओके। तो फिर सेकेंड टाइम में यहाँ से ये वाटर से जो इलेक्ट्रॉन निकला, ये इलेक्ट्रॉन गया PS2 के पास, ओके। PS2 के बाद फिर फियोफाइटिन, PS2 से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है इसका फियोफाइटिन, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुँचा, एंड देन फिर ये PQ प्लास्टोक्विनॉन इलेक्ट्रॉन लिया और ये स्ट्रोमा से H+ ले लेता, देन ये रिड्यूस हो गया PQH2 में, ये रिड्यूस हो चुका है PQH2 में, ओके। एंड देन फिर ये इलेक्ट्रॉन देता साइटोक्रोम B6F, PQ के पास का इलेक्ट्रॉन, देन फिर PQ इलेक्ट्रॉन दिया साइटोक्रोम B6F, ये H+ को अंदर पंप कर दिया ल्यूमेन में, डेट्स वाई, ये एक दूसरा रीज़न है जिस वजह से H+ की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है ल्यूमेन में, ओके। साइटोक्रोम B6F फिर ये इलेक्ट्रॉन देता PC को, प्लास्टोसाइनिन को ये इलेक्ट्रॉन दिया, देन फिर ये इलेक्ट्रॉन मूव होकर प्लास्टोसाइनिन इलेक्ट्रॉन लेके साइटोक्रोम B6F के पास से ये कहाँ आया, PS1 के पास आया, ये इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन इलेक्ट्रॉन दिया PS1 को, फिर ये इलेक्ट्रॉन FES के पास गया, इलेक्ट्रॉन ऐसे यहाँ तक पहुँचता है PS1 के पास। या फिर दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है 700 नैनोमीटर का लाइट इस पर एक्ट किया, देन यहाँ से इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हुआ और कहाँ गया, FES के पास जो कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, यस PS1 का। FES के पास इलेक्ट्रॉन पहुँचा, आयरन सल्फर प्रोटीन, एंड देन फिर FD फेराडॉक्सिन के पास पहुँचा, एंड देन फेराडॉक्सिन NADP रिडक्टेज इसके पास पहुँचा, देन ये इलेक्ट्रॉन NAD+ को इलेक्ट्रॉन दिया, टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है NADP+ इलेक्ट्रॉन लिया और ये स्ट्रोमा से H+ लिया और ये बन गया NADPH2, ओके। तो NADPH2 का फॉर्मेशन हो चुका है, और NADPH जब H+ स्ट्रोमा से लिया तो फिर यहाँ पे H+ कम हो रहा है, तो ये ग्रेडियंट बन रहा है, प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रहा है, क्योंकि ल्यूमेन में तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज हो रही और स्ट्रोमा से ये यूज़ कर लिया तो प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है, यस। अब देखते हैं ये जो H+ अंदर बन के इकट्ठा हो चुका है, तो ये CF0 से पास किया H+, एंड जैसे ही CF0 से ये पास करके आता है स्ट्रोमा में, देन CF1 जो कि रोटेटरी प्रोटीन है, ये घुमा रोटेट किया और ADP प्लस IP से ATP सिंथेसिस किया, ओके। H+ के मूव होने से फ्रॉम ल्यूमेन टू स्ट्रोमा, H+ मूव किया फ्रॉम ल्यूमेन टू स्ट्रोमा, एंड CF1 पार्टिकल्स ये रोटेट किया, CF1 ये रोटेट किया रोटेटरी प्रोटीन, और फिर ADP प्लस IP से ये ATP बनाया, ओके। अब उसके बाद देखते हैं, ये था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब देखते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे लाइट 700 नैनोमीटर का लाइट फॉल किया PS1 के पास, PS1 से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ और कहाँ पहुँचा, FES आयरन सल्फर प्रोटीन, एंड देन ये FD के पास क्या, फेराडॉक्सिन फिर इलेक्ट्रॉन दिया PQ को, PQ इलेक्ट्रॉन लिया और स्ट्रोमा से H+ लिया, एंड देन PQ रिड्यूस हुआ PQH2 में ये रिड्यूस हुआ, फिर ये इलेक्ट्रॉन दिया साइटोक्रोम B6F को इलेक्ट्रॉन दिया और साइटोक्रोम B6F H+ को अंदर पंप कर दिया, ओके। और फिर ये साइटोक्रोम B6F इलेक्ट्रॉन ये देता है PC को, प्लास्टोसाइनिन ये ऑलवेज कहाँ मूव करता है, PS1 के पास, तो फिर से ये मूव करके चला गया PS1 के साथ पास,
तो जो इलेक्ट्रॉन PS1 से निकला था वो फिर से प्लास्टोसाइनिन उसी का इलेक्ट्रॉन लाकर दे दिया उसको, ओके। और ये जो H+ अंदर आया था, मतलब साइटोक्रोम B6F H+ जो पंप किया था, ये H+ CF0 में टनल जो कि प्रोटॉन टनल है इससे मूव किया, इसे मूव करके गया ल्यूमेन से स्ट्रोमा में, और फिर CF1 रोटेटरी प्रोटीन ये रोटेट किया एंड ADP प्लस IP से ये ATP फॉर्म किया, ओके। ये था साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो देखते हैं एक बार नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये जेड स्कीम भी से कहा जाता, क्यों? क्योंकि PS2 के पास जब HMU लाइट पड़ता तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता, और सेकेंड टाइम में H2O ब्रेक डाउन होता क्योंकि सी के नीचे फिजिकली बाउंडेड होता ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, तो ये H2O को तोड़ता 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 H प्लस एक नेसेंट ऑक्सीजन में तोड़ा, ओके। 2 इलेक्ट्रॉन को PS2 लिया एंड देन यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचा? प्लास्टोसाइनिन के पास, जो कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है PS2 का, यस। तो यहाँ पे ये अपील में जा रहा, अपील हो गया इलेक्ट्रॉन, जब गया तो इसे अपील गया, फिर उसके बाद ETS चल रहा, तो यहाँ पे ATP प्रोड्यूस हुआ, तब इसकी एनर्जी कम हो रही, फिर धीरे धीरे तो अभी से कहते हैं ये डाउन हिल जा रहा, ठीक है। फिर ये PS1 के पास पहुँचता है, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन से काम चला लेगा, या फिर यहाँ पे 700 नैनोमीटर का जब लाइट PS1 के पास पड़ेगा देन फिर से यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, और ये कहाँ जाएगा? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसका है FES, तो ये FES के पास पहुँचा एंड देन फिर ये तो जब इलेक्ट्रॉन ऊपर गया तो ये क्या हुआ? अपहिल हुआ। फिर उसके बाद जब ये ETS से जा रहा तो ETS में जब गया, फिर उसके बाद NADP प्लस को ये इलेक्ट्रॉन दे रहा, तो इस टाइम में इसकी एनर्जी कम हो रही, तो फिर से ये डाउन हिल आ रहा, तो एक बार अपहिल फिर डाउन हिल फिर अपहिल फिर डाउन हिल, तो इससे कहते हैं ये जेड स्कीम, ठीक है। फिर डाउन हिल आकर के NADP प्लस को इलेक्ट्रॉन दिया, और ये NADP प्लस स्ट्रोमा से एक H+ लेके NADPH प्लस H+ ये बनाता, ओके। ये हो गया नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब देखते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसमें FNR एब्सेंट होता और फिर PS2 भी यहाँ पे नहीं होता, तो यहाँ पे PS1 के पास 700 नैनोमीटर का लाइट पड़ा एंड देन यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ FES के पास के एंड देन फिर FD, तो इस टाइम इसे कहते हैं अपहिल। जब ये FES के पास जाता तो ये अपहिल है, ओके। फिर FES से फेरेडॉक्सिन एंड देन फिर साइटोक्रोम B6F, तो ये जैसे ETS में मूव कर रहा तो यहाँ से ATP प्रोड्यूस हुआ एंड देन PC प्लास्टोसाइनिन के पास पहुँचा इलेक्ट्रॉन, देन प्लास्टोसाइनिन इलेक्ट्रॉन ला के दिया फिर से PS1 को, तो फिर से ये डाउन हिल चला गया था, तो अपहिल और डाउन हिल, और इसका इलेक्ट्रॉन फिर से इसी के पास आ गया, डेट्स वाई से कहते हैं ये साइक्लिक प्रोसेस है, ओके। इन साइक्लिक प्रोसेस हु विल प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन टू PS1 उसी का इलेक्ट्रॉन घूम के आ जाता उसके पास, ओके। इन नॉन साइक्लिक प्रोसेस हु विल प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन टू PS2 इन नॉन साइक्लिक, तो दोबारा कौन देता? पहले तो लाइट से, फिर उसका सेकेंड टाइम ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जो से फिजिकली बाउंडेड है वो देता इलेक्ट्रॉन, ओके। तीसरा क्वेश्चन है इन नॉन साइक्लिक प्रोसेस हु विल प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन टू PS2, ओके। हाई H+ और लो pH इन ल्यूमेन, हाई H+ है ल्यूमेन में और लो pH कैसे? ड्यू टू फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, एक्टिव पंपिंग ऑफ H+ आयन फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमेन। हाँ, ये PQ कर रहा ना, इलेक्ट्रॉन H+ वहाँ से लेता और इधर पंप कर देता साइटोक्रोम B6F। PQ और साइटोक्रोम B6F ये दोनों मिलके यही काम तो करता, पंपिंग ऑफ H+, यस। अब देखते हैं सेकेंड पॉइंट, लो H+ और हाई pH इन स्ट्रोमा। लो H+ है स्ट्रोमा में और हाई pH है, हाउ? फर्स्ट, एक्टिव पंपिंग ऑफ H+ आयन फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमेन बाय साइटोक्रोम B6F एंड यूबिक्विनोन, ओके, सॉरी यहाँ पे प्लास्टोक्विनोन कहते हैं, यस। और सेकेंड है बिकॉज NADP रिडक्टेज इज रिमूविंग H+ आयन फ्रॉम स्ट्रोमा, तो इस वजह से भी, यस। अब आते हैं वेयर आर द ATP एंड NADPH यूज्ड, where are ATP and NADPH used? They are used by dark reaction, जिसे हम लोग कैल्विन साइकिल भी कहते हैं और C3 साइकिल भी कहते हैं। They are used by dark reaction for synthesis of sugar in stroma of chloroplast. C3 साइकिल में इन मेसोफिल सेल ऑफ C3 प्लांट और फिर इन बंडल सिथ सेल ऑफ C4 प्लांट में सिंथेसिस होता, यस। डार्क रिएक्शन इसे ही कैल्विन साइकिल कहते हैं और C3 साइकिल कहते हैं और सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं, ओके। द कैल्विन साइकिल और C3 साइकिल डिस्कवर्ड बाय कैल्विन यूजिंग रेडियो एक्टिव कार्बन C14 इन अलगल फोटोसिंथेसिस, डिस्कवर्ड बाय कैल्विन
discovered by Calvin using radioactive carbon C14 in algal photosynthesis. algal ये क्लोरेला और सेंडेस्मस आता है इसमें, ठीक है. कंक्लूजन, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इज conclusion first stable product of CO2 fixation is 3-phosphoglyceric acid. 3 कार्बन का है ये. conclusion first stable product of CO2 fixation is 3-phosphoglyceric acid 3-PZA. 3 कार्बन का है ये. The Calvin cycle or C3 cycle discovered by Calvin using radioactive carbon C14 in algal photosynthesis. algal photosynthesis कौन साल की यूज़ किया गया? क्लोरेला और सेंडेस्मस. ओके, कंक्लूजन क्या आया? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन एज 3-phosphoglyceric acid 3-PZA और ये 3 कार्बन का है. फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन एज 3-phosphoglyceric acid 3-PZA 3 कार्बन का है ये. ओके, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन एज 3-phosphoglyceric acid 3-PZA 3 कार्बन का है, ठीक है. कंक्लूजन क्या है? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इज 3-phosphoglyceric acid 3-PZA. ओके, साइकिल इज ऑल्सो नॉन एज C3 साइकिल. कैल्विन बेसहम साइकिल, CBB साइकिल. रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट साइकिल, RUBP, ठीक है. फोटोसिंथेसिस कार्बन रिडक्टेज साइकिल, PCR. फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्टेज साइकिल. ब्लैकमैन्स रिएक्शन. प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इन C3 साइकिल इज 5 कार्बन कीटोज सुगर. Primary acceptor of carbon dioxide in C3 cycle is a 5 carbon ketose sugar, ribulose 1-fibrous phosphate, RUBP. Primary acceptor of CO2 is C3 cycle is a 5 carbon ketose sugar. Primary acceptor of CO2 is C3 cycle is a 5C ketose sugar. Primary acceptor of CO2 in C3 cycle is a 5 carbon ketose sugar, ribulose 1-fibrous phosphate. प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2, प्राइमरी एक्सेप्टर कौन सबसे पहले एक्सेप्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को इन C3 साइकिल इज 5 कार्बन कीटोज सुगर है क्या? राइबुलोज 1-fibrous phosphate, RUBP ये 5 कार्बन का है प्लस CO2 ये 1 कार्बन का है. कार्बोक्सिलेशन हुआ रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में एंड देन ये 6 कार्बन का इंटरमीडिएट बनता है. ये काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होता है, देन ये ब्रेक होता है और फिर 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3-phosphoglyceric acid बना. ये 3 कार्बन का और ये स्टेबल है. ओके, रुबिस्को मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन बायोस्फीयर. मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन बायोस्फीयर रुबिस्को ये 10 अगर CO2 है और 10 ऑक्सीजन प्रेजेंट है देन मोर एफिनिटी ये टुवर्ड्स दिखाता, CO2 के टुवर्ड्स मोर एफिनिटी दिखाता, ठीक है. मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन बायोस्फीयर रुबिस्को. RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ठीक है. इसका फुल नेम है रेबुलोज 1-fibrous phosphate carboxylase oxygenase. बायोफंक्शनल एंजाइम है. हाई टेम्परेचर पे मोर एफिनिटी फॉर O2 देन CO2. हाई टेम्परेचर पे मोर एफिनिटी फॉर O2 देन CO2. इसके लिए हम एक ट्रिक याद किए थे. जैसे हमारे एरिया में दाल वगैरह सबकी खेती ज़्यादा होती, मतलब डाइकॉट ज़्यादा है, मतलब C3 प्लांट और डाइकॉट ज़्यादा है C3 प्लांट, और हम लोग ट्रॉपिक एरिया में नहीं बल्कि टेम्परेट एरिया में, मतलब टेम्परेचर यहाँ का कम है ट्रॉपिक के कंपैरिजन में, तो कम टेम्परेचर पे C3 प्लांट और हाई टेम्परेचर पे C4 प्लांट. कम टेम्परेचर पे C3 प्लांट हो गया और हाई टेम्परेचर पे C4 प्लांट, और लो टेम्परेचर पे CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है O2 के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे C3 प्लांट है तो काम चल जाता है.
इसको CO2 के साथ बाइंड कर लेता, ऑक्सीजन से नहीं करता। और हाई टेम्परेचर पे O2 के साथ ज़्यादा एफिनिटी होती CO2 के कंपैरिजन में। तो मोनोकॉट और C4 प्लांट के पास तो स्पेशल C4 पाथवे है, तो उससे भी O2 इंक्रीज़ हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ज़्यादा टेम्परेचर में मोनोकॉट एग्जिस्ट कर लेता है, जैसे ग्रास धूप में जल जाता है बट अगेन वो रीग्रो कर जाता। तो इसलिए हाई टेम्परेचर पे C4 प्लांट और मोनोकॉट प्लांट। ओके, हाई टेम्परेचर पे मोर एफिनिटी फॉर O2 देन CO2, ठीक है, और लो टेम्परेचर पे मोर एफिनिटी फॉर CO2 देन O2। अब देखते हैं प्लांट्स फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट C3 एसिड बना, और कुछ प्लांट में देखा गया C4 एसिड बन रहा। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट C3 प्लांट में बन रहा था 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, तो ऐसे प्लांट को कहा गया C3 प्लांट। मोस्टली डाइकोट प्लांट है, मोस्टली डाइकोट प्लांट इसमें आता है, एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शन है, राइस एंड वीट, ये दोनों मोनोकॉट है बट फिर भी ये C3 प्लांट C3 साइकिल दिखाता, मतलब C3 प्लांट कंसिडर किया गया, ठीक है। राइस और वीट मोस्टली डाइकोट और मोनोकॉट में हो गया राइस एंड वीट। ओके, C4 सेकेंड है C4 एसिड, इसमें बना था ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये 4 कार्बन का है। तो ये C4 प्लांट C4 एसिड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड C4 प्लांट इसे कहा गया, जिसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता था OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड फर्स्ट प्रोडक्ट बनता था, तो इसे कहा गया C4 प्लांट। ओके, मोस्टली मोनोकॉट मेज, सॉर्गम, शुगर कैन। C4 प्लांट इसका एग्जाम्पल है, मोस्टली मोनोकॉट मेज, सॉर्गम, शुगर कैन। ओके, एक्सेप्ट चिनोपोडियम, अमेरंथस, ये दोनों डाइकॉट है। ओके, अब देखते हैं कैल्विन साइकिल। 6 टर्न टू प्रोड्यूस 1 ग्लूकोज, 6 कार्बन का ये 6 टर्न टू प्रोड्यूस 1 ग्लूकोज, और ये 6 कार्बन का है। 6 CO2 फिक्सेशन हुआ एंड देन 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना। 6 CO2 फिक्सेशन से बनता है 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। 6 RUBP 5 कार्बन है, 6 RUBP 5 कार्बन का है, ये एक RUBP 5 कार्बन का होता है, तो अभी कार्बन कितना है 5 6 30। ओके, फिर 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 आया, और CO2 ये एक कार्बन का होता है, ठीक है। फिर जो विस्को के प्रेजेंस में यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन होता है, जो कि मोस्ट क्रूशियल स्टेप है, कार्बोक्सिलेशन हुआ एंड देन 12 मॉलिक्यूल ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, 3 कार्बन का। देन अब रिडक्शन स्टार्ट होता है, तो फिर सबसे पहले 12 ATP आया और 12 ADP में कन्वर्ट हो गया, एंड देन यहाँ पे 12 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, 12 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना। फिर उसके बाद यहाँ से 12 IP रिलीज हुआ, हाँ ATP से ADP बन गया, तो ये यहाँ पे क्या दिया, फॉस्फेट ग्रुप दिया, तो फिर 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया। देन यहाँ से IP रिलीज हुआ, 12 मॉलिक्यूल ऑफ IP रिलीज हुआ, एंड 12 NADPH से 12 NADP प्लस बना। देन उसके बाद अब क्या बना, 12 मॉलिक्यूल ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, और ये 3 कार्बन का है, ठीक है। तो यहाँ पे अब रिडक्शन हो चुका है, जो कि रिवर्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस था। यस, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बना 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड देन 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ओके, देन 12 मॉलिक्यूल ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बन चुका है 3 कार्बन का। अब इससे 10 मॉलिक्यूल निकल के अलग हो गया, और फिर 2 मॉलिक्यूल सेपरेट हुआ। 10 मॉलिक्यूल जो है 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, इससे बना RUBP, यहाँ पे रीजनरेशन कहते हैं, रीजनरेशन ऑफ RUBP, थर्ड स्टेप है ये, रीजनरेशन ऑफ RUBP थर्ड स्टेप है ये। यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, जो कि 3 कार्बन का है। अभी कितना कार्बन है इसमें, 3 10 30, और फिर पहले कितना लिए था RUBP का, 5 6 30, तो 30 कार्बन। और यहाँ पे रीजनरेशन में 6 ATP से 6 ADP बन गया, 6 ATP से 6 ADP बना। ओके, 6 ATP का यूज़ किया और 6 ADP बना, और 6 मॉलिक्यूल ऑफ RUBP बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे 6 टर्न टू प्रोड्यूस 1 ग्लूकोज, 6 कार्बन का है, जो कि 6 CO2 फिक्सेशन हुआ, देन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मिला। तो यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल का तो रीजनरेशन हो गया, फिर से RUBP। अब बचा 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। तो इसका क्या होता, ये 3 कार्बन का है, तो ये पहले कन्वर्ट हुआ फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट एंड देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड देन ये ग्लूकोज बना 6 कार्बन का। ओके, अब देखते हैं, अब एक बार फिर से ये रिएक्शन देखते हैं शॉर्ट में। जैसे ये RUBP है, ये 5
कार्बन है, ठीक है, CO2 ये एक कार्बन है, ये दोनों मिला, कार्बोक्सिलेशन हुआ, कार्बोक्सिलेशन होने के बाद ये 6 कार्बन का अनस्टेबल बना, देन फिर उसके बाद ये ब्रेक डाउन हो गया 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में ये टूटा, देन ATP प्लस NADPH का यूज़ किया, रिडक्शन हुआ इसका, देन फिर ये 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बना, एसिड था पहले, हाँ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, अब बन चुका है 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड आफ्टर रिडक्शन। देन फिर यहाँ से 5 मॉलिक्यूल जो है ये 3 6 मॉलिक्यूल हो गया, तो 5 मॉलिक्यूल ये आगे चल के रीजनरेशन हुआ RUBP का, और 1 मॉलिक्यूल फॉर ग्लूकोज फॉर्मेशन ये बाहर आया, ठीक है, हाँ एक साइकिल में तो एक ही मॉलिक्यूल आया। कैलकुलेशन C3 साइकिल इन और आउट, इन कितना दिए थे हम लोग 6 CO2 इंटर किया था, 18 ATP इंटर किया था, 6 CO2 डालना पड़ा था, और फिर 18 ATP 12 इधर हो गया और 6 उधर, 6 रीजनरेशन में काम आया था, और फिर 12 तो रिडक्शन के टाइम, तो 12 प्लस 6 हो गया 18 ATP का यूज़ आया, और फिर 12 NADPH ड्यूरिंग रिडक्शन, यस। और फिर आउट क्या क्या मिला हमें, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 18 ADP प्लस 12 IP, और फिर 12 NADP प्लस, ओके। अब देखते हैं, टू फिक्स वन कार्बन डाइऑक्साइड ATP और NADPH का यूज़ होता है, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP का यूज़ होता है, जिसमें से 2 ATP रिडक्शन में काम आता, और फिर 1 ATP रीजनरेशन में, ओके। और फिर NADPH 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH यूज़ होता है, किस में यूज़ होता है, रिडक्शन के टाइम, ओके। अब देखते हैं प्रोडक्ट अगर बना है 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड प्रोडक्ट बनाते हैं, नंबर ऑफ कार्बन प्रोडक्ट में 3 है अगर, तो उतना ही कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड उतना ही नंबर में होगा, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ RUBP रिक्वायर्ड इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न ऑफ कैल्विन साइकिल उतना ही, तो 3 कार्बन था प्रोडक्ट में, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, तो फिर 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लगा था, 3 मॉलिक्यूल ऑफ RUBP लगा था, और 3 टर्न ये कैल्विन साइकिल चला, ओके। ATP रिक्वायर्ड यहाँ पे ये 3 मॉलिक्यूल का 3 × 3 3 मॉलिक्यूल का था, ये 3 कार्बन था, और फिर 1 कार्बन, एक बार जब साइकिल घूमता है 1 कार्बन पर तो 3 ATP लगता है, तो 3 3 × 9 हो गया, ठीक है। NADP प्लस H प्लस, NADP कितना रिक्वायर्ड होगा, तो ये हो गया, एक बार एक जब साइकिल चलता है तो उसमें 2 NADP प्लस रिक्वायर्ड होता है, तो फिर 3 बार यहाँ चला है तो 3 × 2 = 6 बार, ओके। अब देखते हैं द C4 pathway hatch and slack pathway, C4 pathway hatch and slack pathway, Kotzschach found that in sugarcane monocot first stable product of CO2 fixation is 4 carbon acid. Kotzschach found that in sugarcane monocot है जो कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन is a 4 carbon acid oxaloacetic acid OAA. Hatch and Slack found the complete pathway and called it as C4 pathway, C4 cycle. C4 pathway is universal for all photosynthetic organism plants. C4 pathway is universal for all photosynthetic organism. C3 pathway is universal for all photosynthetic organism. हाँ, C3 साइकिल इज यूनिवर्सल फॉर ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, ये सभी प्लांट में होता, बट C4 प्लांट में C4 पाथवे प्लस C3 पाथवे दोनों चलता है, जिसमें से कि C3 पाथवे मेन बायोसिंथेटिक है, ठीक है। C4 पाथवे से यहाँ पे प्रोडक्टिविटी हमें ज़्यादा मिलती, ओके। C3 साइकिल ओनली हैज़ C3 प्लांट ओनली हैज़ C3 साइकिल, यस। C4 प्लांट में अब देखते हैं, C4 प्लांट फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज OA, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, 4 कार्बन का है जो कि, ओके। द मेसोफिल सेल्स लैक रुबिस्को एंजाइम, द मेसोफिल सेल C4 प्लांट में जो है मेसोफिल सेल, द मेसोफिल सेल्स लैक रुबिस्को एंजाइम इन C4 प्लांट, लैक रुबिस्को एंजाइम in C4 plant. Bundle sheath cell have rubisco enzyme in C4 plant.
tolerate high temperature, high salinity, low water condition. No photorespiration takes place in C4 plant. डबल कार्बोक्सिलेशन, दो बार यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन होता. यस. यूज मेसोफिल एंड बंडल सीड सेल, इसे कहते हैं क्रेन्स एनाटॉमी. कैसे अरेंजमेंट को कहते हैं क्रेन्स एनाटॉमी. अंदर में यहाँ पे हो गया वस्कुलर बंडल के चारों बगल यहाँ पे बंडल सीथ प्रेजेंट है और इसके ऊपर चारों बगल प्रेजेंट है मेसोफिल सेल. वस्कुलर बंडल के ऊपर है बंडल सीथ सेल. ये कैसा है? इम्परमिएबल फॉर गैसियस एक्सचेंज, बिग, थिक एंड नो इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट बिटवीन देम. और ये ए ग्रैनल है, यहाँ पे ग्रैना अपसेंट है. आगे देखेंगे हम लोग क्यों अपसेंट है. ठीक है, ए ग्रैनल है ये. बिग, थिक, ये काफ़ी ज़्यादा मोटा है. बिग, थिक एंड नो इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट बिटवीन देम. ठीक है. इम्परमिएबल फॉर गैसियस एक्सचेंज. ठीक है. इसके चारों बगल क्या है? मेसोफिल सेल है. मेसोफिल ये ग्रैनल है. मेसोफिल ये ग्रैनल है. ओके. मेसोफिल, हाँ ये तो ग्रैनल है. अब देखते हैं प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इज पैप, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट. ये 3 कार्बन का है. प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, जो कि 3 कार्बन का है. एंड एंजाइम इज पैप कार्बोक्सिलेज. पैप कार्बोक्सिलेज. ओके. द C4 पाथवे. अब देखते हैं. हाँ, ये मेसोफिल सेल हो गया. ओके. यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आता है. कार्बन डाइऑक्साइड आया, कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो गया, HCO3 माइनस में कन्वर्ट हुआ और ये एक कार्बन है भी. ठीक है. फिर ये पैप के साथ कंबाइन हुआ. पैप फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ये 3 कार्बन का है. इसके साथ कंबाइन हुआ HCO3 माइनस, तो अब बन चुका है 4 कार्बन का प्रोडक्ट. पैपकेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये दोनों मिला एंड देन OA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना, जो कि 4 कार्बन का है. एंड देन ये कन्वर्ट हुआ मैलिक एसिड कह लो या फिर एस्पार्टिक एसिड. इसमें ये कन्वर्ट हो चुका है 4 कार्बन का. ठीक है. फिर मैलिक एसिड ये ट्रांसपोर्ट होकर मेसोफिल सेल से कहाँ आया? बंडल सीथ सेल में आया. बंडल सीथ सेल ये स्क्लेरेनकाइमा का बना है. नो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अकर. ठीक है. और यहाँ पे जो ये क्लोरोप्लास्ट है ये एक ग्रैनल है और ये स्ट्रोमा में ये रिएक्शन हो रहा है. ठीक है. एक ग्रैनल क्यों है? क्योंकि ग्रैना अपसेंट है, मतलब PS2 भी अपसेंट है. मतलब ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पे नहीं है, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन यहाँ पे नहीं हो रहा, तो मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं. क्योंकि अगर ऑक्सीजन रहेगा तो फिर ये रुबिस्को तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लेगा. यस. तो फिर यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि इसलिए नेचर ने इसे एक ग्रैनल बनाया. बंडल सीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट को एक ग्रैनल बनाया है. ठीक है. मैलिक एसिड 4 कार्बन का है. मैलिक एसिड 4 कार्बन का है. ओके. मैलिक एसिड ये 4 कार्बन का है. यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन हुआ. देन मैलिक एसिड अब आया. बंडल सीथ सेल में मैलिक एसिड आया. फिर यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, तो यहाँ से पायरुविक एसिड अलग हुआ और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड अलग हुआ. मैलिक एसिड आया बंडल सीथ सेल में और यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन हुआ. ठीक है. फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड गया RUBP से कंबाइन किया इन प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को. हाँ, रुबिस्को के प्रेजेंस में ये RUBP से CO2 कंबाइन किया एंड देन फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना. फिर उसके बाद 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड देन 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बना. फिर उसके बाद ये ग्लूकोज बना एंड रीजनरेशन ऑफ RUBP हुआ. मतलब यहाँ पे C3 साइकिल चला बंडल सीथ सेल में. ओके. ये यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया RUBP को, तो यहाँ पे C3 साइकिल चला. एंड अब देखते हैं यहाँ से जो पायरुविक एसिड रिलीज हुआ, जो कि 3 कार्बन का है, ये फिर से वापस जाता है मेसोफिल सेल में. बंडल सीथ सेल से ये कहाँ गया? मेसोफिल सेल में. और फिर मेसोफिल सेल में ये इंटर किया ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट में ये इंटर किया. और फिर यहाँ पे लाइट रिएक्शन जो हुआ था तो उस टाइम ATP और NADPH बना लाइट रिएक्शन के टाइम में. यस. तो ये पायरुविक एसिड ये आया यहाँ पे स्ट्रोमा में, जो कि ये 3 कार्बन का था और यहाँ पे 2 ATP यूज़ किया. 2 ATP से 2 ADP बना और ये फिर से ये कन्वर्ट हो गया पैप में.
पायरुविक एसिड, हाँ पायरुविक एसिड, ये 2 ATP यूज़ किया, 2 ATP से 2 ADP बनाया एंड देन ये कन्वर्ट हो गया पैप में, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में ये कन्वर्ट हो गया जो कि 3 कार्बन का है। ओके, फिर ये पैप फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ये जो पैप है मतलब पायरुविक एसिड से ये कन्वर्ट हो गया फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में, फिर से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट ये 3 कार्बन का है, ये इससे बाहर आता, फिर कार्बन डाइऑक्साइड आता कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स के प्रेजेंस में SCO3 माइनस, फिर इसे कंबाइन होता तो ये साइकिल फिर चलते रहता। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट था ये डायमॉर्फिज्म से कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट और ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट दोनों तरह का क्लोरोप्लास्ट मिल रहा था। ठीक है, देखते हैं अब दोनों में डिफरेंस। अग्रेनल क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोमा प्रेजेंट है। अग्रेनल क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे स्ट्रोमा लेमिला हो गया, सिर्फ प्रेजेंट है, ग्रेना तो एब्सेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे साइक्लिक वाला हो रहा सिर्फ, मतलब PS2 एब्सेंट है, H2O से O2 में नहीं बन रहा, बट स्ट्रोमा लेमिला प्रेजेंट है यहाँ पे, ग्रेना एब्सेंट है, मतलब वो पूरा जो स्टॉक रहता है वो एब्सेंट है, बस स्ट्रोमा लेमिला प्रेजेंट है। तो यहाँ पे PS1 तो प्रेजेंट है, तो यहाँ साइक्लिक फोटोसिंथेसिस हो रहा, ATP वगैरह चाहिए तो हाँ ठीक है, उसके लिए साइक्लिक यहाँ पे हो रहा, बट नॉन साइक्लिक वाला एब्सेंट है। नॉन साइक्लिक में ही PS2 रहता तो वहाँ से ऑक्सीजन इवॉल्व होता, तो वो एब्सेंट है यहाँ। ठीक है, फिर ग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट अगर देखें तो यहाँ पे ग्रेना प्रेजेंट है, जहाँ पे ग्रेना प्रेजेंट है तो वहाँ पे नॉन साइक्लिक हो रहा, साइक्लिक दोनों हो रहा, PS1 PS2 प्रेजेंट है, वहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हो रहा। ठीक है, अब देखते हैं कैलकुलेशन फॉर 1 CO2 इन C4 प्लांट। कैलकुलेशन फॉर 1 CO2 इन C4 प्लांट, ATP और NADPH। C3 साइकिल में यहाँ पे 3 ATP और फिर 2 NADPH। C3 साइकिल में 3 ATP का यूज़ होता था और फिर 2 NADPH का, यस। और फिर C4 साइकिल में ATP, C4 साइकिल वो ऊपर वाला जो साइकिल हो गया, उसमें बस 2 ATP का यूज़ हुआ, मतलब C4 प्लांट में 5 ATP का यूज़ हुआ, 3+2 5 ATP का यूज़ हुआ और फिर 2 NADPH का यूज़ हुआ टू फिक्स 1 CO2, 5 ATP एंड 2 NADPH टू फिक्स 1 CO2। ओके, C4 प्लांट में जब देखा जाए फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए तो फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 6 या 30 ATP एंड 6 2 12 NADPH टू फॉर्म 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ओके, हम देखते हैं कैलकुलेट नंबर ऑफ ATP टू फॉर्म 1 ग्लूकोज इन राइस प्लांट। राइस मोनोकॉट है बट ये एक्सेप्शन था, ये है किसमें, उसमें। ओके, तो फिर कितना ATP, 6, इधर तो 6 रीजनलेस में 12, 6+12 18, 18 ATP। ओके, C3 बस चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, नंबर ऑफ ATP नीडेड इन C4 साइकिल में बस पूछा है ऑफ ग्लूकोज टू फॉर्म ऑफ शुगर कैन टू फॉर्म 1 ग्लूकोज C4 साइकिल में बस, तो 2 ATP, 2 6 12, तो फिर 12 ATP। यस, अब देखते हैं नंबर ऑफ ATP यूज्ड बाय शुगर कैन इन C3 साइकिल टू फॉर्म 1 ग्लूकोज। C3 साइकिल बोला है, C3 साइकिल में 18 ATP। ओके, अब देखते हैं ATP डैश बाय शुगर कैन टू फॉर्म 1 ग्लूकोज। शुगर कैन था क्या, C4 प्लांट, तो फिर 12 + 18 कितना हो गया, 30 ATP पूरा टोटल इसे चाहिए। ओके, अब देखते हैं टेम्परेचर अगर 20 to 25 डिग्री सेल्सियस है तो इस टाइम पे ये नॉर्मल टेम्परेचर है, तो यहाँ पे स्टोमाटा ओपन रहता एंड सनलाइट पड़ा H2O पे, तो ये ब्रेक डाउन हुआ, O2 यहाँ से निकला, रिलीज़ हुआ और ये CO2 इंटर करता है आराम से, कैल्विन साइकिल चलता है रोबिस्को के प्रेजेंस में, यहाँ पे कैल्विन साइकिल चलता है, C3 साइकिल चलता है। ओके, बट अगर टेम्परेचर ज़्यादा है जैसे 40 to 45 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पे स्टोमाटा क्लोज है, 40 to 45 डिग्री सेल्सियस इतना हाई टेम्परेचर, तो स्टोमाटा यहाँ पे क्लोज है। स्टोमाटा क्लोज हो गया तो फिर सनलाइट तो बट है दिन के टाइम में, तो फिर यहाँ पे H2O के प्रेजेंस में यहाँ पे H2O का जब ब्रेक डाउन होता है लाइट के प्रेजेंस में तो ये O2 रिलीज़ हुआ, तो यहाँ पे रुबिस्को प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या होने लगता, फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता और C2 साइकिल जिसे कहते हैं, तो ये क्या है, वेस्ट प्रोसेस है, लॉस ऑफ ATP एंड CO2 और ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करता। तो वही पढ़ते हैं हम लोग सबसे पहले, फोटो रेस्पिरेशन और C2 साइकिल, लाइट डिपेंडेंट ऑक्सीडेशन ऑफ शुगर, लाइट डिपेंडेंट ऑक्सीडेशन ऑफ शुगर RUBP in chloroplast with successive release of CO2 in mitochondria involving utilization of ATP
लाइट डिपेंडेंट ऑक्सीडेशन ऑफ सुगर, लाइट डिपेंडेंट ऑक्सीडेशन ऑफ सुगर, लाइट डिपेंडेंट ऑक्सीडेशन ऑफ सुगर, RUBP, लाइट डिपेंडेंट ऑक्सीडेशन ऑफ सुगर हो रहा, यस, लाइट डिपेंडेंट ऑक्सीडेशन ऑफ सुगर, RUBP, in chloroplast with successive release of CO2 in mitochondria involving utilization of ATP, ये wasteful process है ये, neither synthesis of sugar nor ATP, almost at most 25% प्रोडक्टिविटी का लॉस हो जाता, हाँ लॉस भी हो रहा, और फिर ना शुगर का सिंथेसिस हो रहा ना ATP का। 3 ऑर्गेनल्स में इन्वॉल्व है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। पेरोक्सिसोम में डिटॉक्सिफिकेशन होता, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, ये तीनों इन्वॉल्व है। इन C3 प्लांट RUBP प्लस O2 कंबाइन हुआ, RUBP ये 5 कार्बन का है, ठीक है। रुबिस्को के प्रेजेंस में, रुबिस्को O से यहाँ पे ऑक्सीजनेज वाला, क्योंकि RUBP ऑक्सीजन के साथ काम कर रहा, तो यहाँ पे रुबिस्को एंजाइम का भी ऑक्सीजनेट प्रॉपर्टी स्टार्ट हो चुका है। तो इन C3 प्लांट में क्या होता है, अगर 125 मॉलिक्यूल ऑफ रुबिस्को है और तो फिर 100 मॉलिक्यूल जो है CO2 के साथ कंबाइन होकर C3 साइकिल चलाएगा, और फिर 25 मॉलिक्यूल ऑफ रुबिस्को ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा, देन फोटो रेस्पिरेशन और C2 साइकिल परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो वही देख रहे हैं C2 साइकिल। तो रुबिस्को के प्रेजेंस में ये क्या बनाया, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड प्लस 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट, 3 PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये 3 कार्बन का, प्लस 2 PGO, 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट, ये 2 कार्बन का है, ये टॉक्सिक होता है, हाँ ये तो टॉक्सिक है। तो फिर 2 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट, 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट है, ग्लाइकोलेट 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट बनाए, 2 PGO ग्लाइकोलेट, 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट, कन्वर्ट हुआ, C2 साइकिल कन्वर्ट हुआ, अब ये C2 साइकिल चलता और ये क्या बनता, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता 3 कार्बन का। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ RUBP जो कि 5 कार्बन का है, प्लस 2 O2, 2 मॉलिक्यूल ऑफ RUBP जो कि 5 कार्बन का है, प्लस 2 O2 के साथ कंबाइन हो, एंड देन क्या बनाया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये 3 कार्बन का है, ठीक है। फिर प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ RUBP प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ O2 अगर कंबाइन करेगा, देन 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, ठीक है, 3 कार्बन का, प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट, PGO है, याद रखना, इससे याद रह जाएगा, ग्लाइकोलेट है, ओके। ये 2 कार्बन का है, ठीक है, फिर से ये 2 कार्बन का है, देन ये जाता एट माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता, और फिर ये बनता 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 कार्बन का, ओके। गार्ड सेल ऑफ C3 प्लांट हैव पैपकेज, गार्ड सेल्स ऑफ C3 प्लांट हैव पैपकेज। अब देखते हैं एक्सेप्टर, प्रोडक्ट और इंजाइम। C3 प्लांट में एक्सेप्टर कौन था, RUBP जो कि 5 कार्बन का था C3 प्लांट में, प्रोडक्ट क्या बना था, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इंजाइम क्या था, रुबिस्को, ओके। और यहाँ एक्सेप्टर था RUBP 5 कार्बन का, कीटो, हाँ 5 कीटो शुगर था ना, यस। C4 में देखते हैं यहाँ पे एक्सेप्टर क्या है, पैप, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, PEP, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो कि 3 कार्बन का है, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बना, 4 कार्बन का, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, एंड इंजाइम क्या यहाँ पे यूज हुआ था, पैपकेज, ओके। अब देखते हैं C4 प्लांट्स आर प्रेजेंट इन ट्रॉपिकल एरिया बट दे आर absent in temperate area. C4 plants are present in tropical area but absent in temperate area. क्यों? ट्रॉपिकल एरिया में डे टाइम में 40 डिग्री सेल्सियस रहता, ट्रॉपिकल एरिया में डे टाइम में टेम्परेचर रहता 40 डिग्री सेल्सियस और नाइट में 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और फिर टेम्परेट में क्या होता है, डे टाइम पे 30 to 35 डिग्री सेल्सियस और नाइट में 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज पैपकेज इज कोल्ड सेंसिटिव, तो यहाँ पे वर्क ही नहीं कर पाता ठंड में, ओके। अब आता फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, प्लांट फैक्टर, प्लांट में भी देखते हैं इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर क्या है, लाइट, CO2, टेम्परेचर, वाटर, लाइट, CO2, टेम्परेचर, वाटर। और इंटरनल फैक्टर क्या है, एज, नंबर, साइज, ओरिएंटेशन ऑफ लीफ, मेसोफिल, क्लोरोप्लास्ट। एज, नंबर, एज,
number, size, orientation of leaf, mesophyll, chloroplast. Okay, amount of chlorophyll, internal CO2 concentration, and genetic predisposition. Amount of chlorophyll, internal factor, age, number, size, orientation of leaf, mesophyll, chloroplast. Okay, और भी कुछ है. अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल कितना परसेंट है? यस. इंटरनल CO2 कॉन्सेंट्रेशन, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन. ओके, अब आता ब्लैकमैन्स 1905 लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर. Blackman 1905 law of limiting factor. It is a biochemical process if a biochemical process is controlled by two or more than two factor, the factor closest to minimal value will determine the rate of process. Blackman 1905 law of limiting factor. If a biochemical process is controlled by two or more than two factor, if a biochemical process is controlled by two or more than two factor, the factor closest to minimal value will determine the rate of process. If a biochemical process is controlled by two or more than two factor, if a biochemical process is controlled by Blackman 1905 law of limiting factor. Blackman 1905 law of limiting factor. If a biochemical process is controlled by two or more than two factor, the factor closest to minimal value will determine the rate of a process. फैक्टर्स ऑप्टिमम है, अगर फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ये 4 फैक्टर है, ठीक है. ऑप्टिमल है इसका 2 मिलीग्राम पर लीटर और करंट वैल्यू कितना है 1 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है. बी 300 ppm है और करंट वैल्यू कितना है 290 ppm. और फिर सी का ऑप्टिमम कितना है 250 लक्स और करंट में कितना है बस 10 लक्स. तो सबसे कम तो ये तो लिमिटिंग फैक्टर क्या है, ये है. ओके, लाइट के लिए हम लोग 3 चीज़ पढ़ते हैं, क्वालिटी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन. क्वालिटी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन. लाइट क्वालिटी क्या है? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन PAR. वाइट लाइट बेस्ट है. फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन PAR ये कितना है 400 to 700 नैनोमीटर या फिर ये कह लो 4000 to 7000 एंगस्ट्रम. ओके, वाइट लाइट बेस्ट होता है. इसमें भी मोनोक्रोमेटिक लाइट में अगर पूछा जाए देन रेड सबसे बढ़िया, उससे कम ब्लू और सबसे कम क्या है ग्रीन, क्योंकि ग्रीन तो वो सब ग्रीन रिफ्लेक्ट करता है, डेट्स वाई तो हमें ग्रीन दिखता. ग्रीन तो वो बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं किया. ओके, अब देखते हैं लाइट ड्यूरेशन. डज नॉट अफेक्ट रेट बट अफेक्ट ओवरऑल प्रोडक्टिविटी. Light duration does not affect rate but affect overall productivity. Light intensity, number of photon per unit area per unit time. Number of photon per unit area per unit time. At low light intensity, linear relation between rate of photosynthesis and intensity of light up to 10% of full light intensity. Up to 10% of full light intensity. Linear relation between rate of photosynthesis and intensity of light up to 10% of full light intensity. Linear relation between rate of photosynthesis and intensity of light up to 10% of full light intensity. मैक्सिमम लाइट है अगर 250 लक्स, देन 250 का 10% कितना है 25 लक्स. तो 25 लक्स तक ये स्ट्रेट लाइन मतलब लीनियर रिलेशंस होकर है, ठीक है. फिर इसके बाद ये कांस्टेंट हो चुका है. लाइट इज़ नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर एक्सेप्ट फॉर प्लांट इन सेड एंड डेंस फॉरेस्ट. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन. current carbon dioxide concentration in atmosphere is equals to 300 to 400 ppm और ये ppm माइक्रोलीटर पर लीटर है. 300 to 400
ppm माइक्रोलीटर पर लीटर, और ये कह लो 0.03% टू 0.04%, या फिर 300 to 400 ppm माइक्रोलीटर पर लीटर. ओके. At low light intensity, C3 and C4 do not react to high carbon dioxide concentration, high CO2 concentration. At low light intensity, C3 and C4 plant do not react to high CO2 concentration. At low light intensity, C3 and C4 do not react to high CO2 concentration. At low light intensity, जब लाइट इंटेंसिटी कम है, at low light intensity C3 and C4 plant do not react to high CO2 concentration. Okay. At optimum temperature, अगर temperature optimum है, then C3 plant saturation beyond 450 ppm but less than 500 ppm. इसका लर्न करने का एक ट्रिक है. C3 जो है वो 450 है, और फिर C4 जो है ये 360 है, 360 ppm. C4 है 360 ppm और C3 है 450, 34 और 43. ओके. C3 जो है वो है 450 ppm और C4 जो है ये 360 ppm. At optimum light, C3 plant saturate beyond 450 ppm but less than 500 ppm. Okay. और C4 plant at about saturate about 360 ppm, saturation हो जाता 360 ppm पे. 360, हाँ 4 है, 4 360 और 3 है 450. ओके. By increasing concentration of CO2, both C3 and C4 plant shows increase in their productivity. By increasing concentration of CO2, both C3 and C4 plant shows increase in their productivity. Up to 360 ppm, C4 plant shows increased productivity. Up to 360 ppm, ठीक है. और फिर up to 450 ppm, C3 plant will show increase in their productivity. C3 plant will shows increase in their productivity 450 ppm पे. C4 plant 4 था 360 ppm पे, और फिर वो हो गया 450 ppm पे. ओके. Beyond this concentration, CO2 shows damaging effect on leaf due to formation of excess acid. Beyond this concentration, CO2 shows damaging effect on leaf. Beyond this concentration, CO2 shows damaging effect on leaf. Beyond this concentration, CO2 shows damaging effect on leaf due to the formation of excess acid. यहाँ पे CO2 is more limiting for C3 than C4. ऐसा क्यों कहा गया? CO2 is more limiting for C3 than C4, क्योंकि present availability of CO2 is sufficient for C4 plant. Present availability is limiting for C4 plant, क्योंकि 300 ppm से 400 ppm ये availability of CO2 है in atmosphere, जिसमें से 360 पे C4 प्लांट हो जाता सैचुरेट, तो ये तो आराम से इसको मिल गया. बट C3 प्लांट कब होता सैचुरेट? जब 450 ppm, 300 ppm टू 400 ppm ये तो इजीली अवेलेबल होता है क्योंकि C4 प्लांट के लिए, क्योंकि इसे 360 ppm चाहिए होता है, बट C3 प्लांट को चाहिए होता 450 ppm जो कि 400 के बाद है, तो इसके लिए तो कमी है, तो इसलिए तो कहा गया मोर लिमिटिंग फॉर C3 देन C4. अब देखते हैं CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट इन ग्रीन हाउस. C3 प्लांट टोमेटो एंड बेल जार आर kept in higher CO2 concentration. As a result, rate of photorespiration decreases and rate of photosynthesis increases. In greenhouse, C3 plant tomato and bell jar are kept in higher CO2 concentration. As a result, rate of photorespiration decreases and rate of photosynthesis increases. क्योंकि यहाँ पे CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसको सारा का सारा CO2 से ही कंबाइन कर लेता. डेट्स वाई फोटो रेस्पिरेशन डिक्रीज हो जाता और फोटोसिंथेसिस का रेट इंक्रीज हो जाता. यस, CO2 इज़ अ ग्रीन हाउस गैस. बाय इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस sufficient productivity rise in C3 plant.
By increasing concentration of greenhouse gas, sufficient productivity rise in C3 plant, i.e. they known as greenhouse crops. Example, tomato, bell pepper, ओके. अब देखते हैं टेम्परेचर का क्या रोल है. C3 plant फाउंड इन लो टेम्परेचर और C4 प्लांट फाउंड इन हाई टेम्परेचर. C4 प्लांट फाउंड इन हाई टेम्परेचर एंड सो हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. हाई टेम्परेचर पे ये सो हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट C3 प्लांट जो है हाई टेम्परेचर पे ये लोअर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस शो करता है. ओके. लाइट रिएक्शन, टेम्परेचर इज लेस इंपॉर्टेंट बट डार्क रिएक्शन के लिए डायरेक्टली टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे मैनी एंजाइमेटिक रिएक्शन अकर्स. ऑप्टिमम टेम्परेचर इसलिए रिक्वायर्ड होता है यहाँ. ठीक है. अब देखते हैं वाटर. C3 plants lose double water through transpiration as compared to C4 plant. C3 plants lose double water through transpiration as compared to C4 plant for same amount of CO2 fixed. C3 plants lose double water through transpiration as compared to C4 plant for same amount of CO2 fixed. C3 plant lose double water through transpiration as compared to C4 plant for same amount of CO2 fixed. अगर 1 CO2 फिक्स करना है तो फिर C3 प्लांट ट्रांसपिरेशन के थ्रू 300 H2O ट्रांसपिरेशन के थ्रू लूज करेगा और C4 प्लांट बस 150. तो C3 प्लांट यू लॉस डबल वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन एज कम्पेयर टू C4. यस. या फिर ये कह लो C4 प्लांट लूज हाफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन एज कम्पेयर टू C3 प्लांट फॉर द सेम अमाउंट ऑफ CO2 फिक्स्ड. Okay, water stress causes the stomata to close, hence reducing the CO2 availability. Besides, water stress also makes leaf wilt, thus reducing the surface area of leaves and their metabolic activity as well. The plant may not photosynthesize. If the temperature is very low. The plant may not photosynthesis if temperature is very low. Yes. This chapter is now over. So thank you. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram.